घर में बारात आने को है, चहल पहल मची हुई है। दूल्हे राजा द्वार पर आ जाते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। दूल्हे राजा अंदर आते हैं और फेरों पर बैठ जाते हैं, लेकिन जब दुल्हन को लाने की बारी होती है तो वो दुल्हन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। और यहाँ पर पूरे सभी लोगों में बातें चलने लगती हैं कि एक लड़की ऐसे कैसे बेहोश हो गई। और जो दूल्हे के परिवार वाले हैं वो इस शादी से मना कर देते हैं, कह देते हैं लड़की के पिता से कि हम इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। दोस्तों, एक लड़की के बेहोश होने पर इतनी बड़ी कौन सी बात थी जो शादी तोड़ने तक की बात आ जाती है, और क्यों वहां पर इतनी अफरा तफरी मची थी और शादी बंद करने की सभी रिश्तेदार क्यों कह देते हैं? क्या ये शादी यहीं पर रुक जाएगी? क्या ये विवाह आगे नहीं होगा? उस लड़की को छोड़कर बारात चली जाएगी या दूल्हा चला जाएगा? ये सब कुछ आप लोगों को देखना है तो वीडियो में आगे चलना होगा, और ये बहुत प्रेरणादायक स्टोरी है। चलिए बिना देरी करते हुए आपको एक दुनिया की रीति रिवाज से रूबरू कराते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आगरा के सरकारी अस्पताल से। आगरा के सरकारी अस्पताल में एक रोहित नाम के डॉक्टर होते हैं, और डॉक्टर बहुत अच्छे नेचर के हैं। ये एक अच्छे परिवार से हैं, इनका परिवार बहुत अच्छा है, बहुत अमीर घर के डॉक्टर हैं ये। और यहाँ पर ये अपना जो डॉक्टरपना करते हैं ना, बहुत ईमानदारी से करते हैं। तो इनके पास एक माँ बेटी आती हैं, क्योंकि ये दोनों माँ बेटी बहुत गरीब घर से होते हैं। दोस्तों, लड़की का नाम सरोज होता है और लड़की की माँ का नाम फूलवती होता है। फूलवती एक बेकार सी साड़ी में होती है, और फूलवती की बेटी जो सरोज है उसने एक सूट सलवार पहन रखे हैं, लेकिन सरोज उन सूट सलवारों में बिल्कुल बहुत ही सुंदर और शांत, मानो उसकी तरफ आंखें देखकर ठहर जाती हैं और किसी और चीज को देखने का मन ही ना करे। अब रोहित साहब के पास ये अपनी बेटी को दिखाने के लिए आती हैं, क्योंकि इनकी बेटी की तबीयत खराब होती है। तो रोहित साहब के सामने जैसे ही सरोज आती है तो डॉक्टर साहब भूल जाते हैं कि वो एक डॉक्टर हैं, और केवल सरोज को वो देखते ही रह जाते हैं। सरोज यहाँ पर कुछ मूवमेंट करती है और कहती है कि अरे साहब, आपको मुझे देखना है, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है। तो रोहित अपने काम में लग पड़ता है डॉक्टर साहब, और सरोज को इलाज देता है। दोस्तों, चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर साहब को पता चलता है कि सरोज को हल्का सा बुखार है, थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कुछ पर्ची में दवाइयाँ लिख देते हैं, और सरोज और फूलवती को वो दवाइयों का पर्चा दे दिया जाता है। वहाँ से सरोज अपनी माँ के साथ अपने घर चली जाती है, और देखने में लग रहा था कि ये दोनों माँ बेटी काफ़ी गरीब घर से हैं। लेकिन जो डॉक्टर साहब थे रोहित, वो केवल अब उनके सामने सरोज की ही तस्वीर आती रहती, और वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। वो अपने से नीचे स्टाफ को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज मैं इससे आगे मरीज नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। डॉक्टर साहब अपने उस घर में जाते हैं जहां पर वो रहते हैं, और वहां पर बेड पर औंधे पड़े हैं, और केवल सरोज ही उनकी आंखों के सामने आ रही है, और नाम भी डॉक्टर साहब को पता चल जाता है। यहाँ पर डॉक्टर साहब इतने सरोज की सूरत में खो जाते हैं कि दोस्तों, उनके फोन बजते रहते हैं, लेकिन वो किसी का भी फोन नहीं उठाते हैं। अब इसके बाद दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन डॉक्टर साहब अपने काम पर आते हैं और अपने काम को करने लगते हैं, लेकिन आज भी उनके पास बेचैनी है, क्योंकि सरोज ही इतनी खूबसूरत। इसके बाद डॉक्टर साहब ने सरोज को 2 दिन की दवाइयां दी थी। आप यकीन नहीं मानोगे, जो बीच का दिन होता है डॉक्टर साहब को बड़ी ही मुश्किल से वो दिन निकलता है, और उसके बाद तीसरे दिन सरोज फिर दोबारा से दिखाने के लिए आती है। अब डॉक्टर साहब जी भर के सरोज को देखना चाहते हैं, और दोस्तों, डॉक्टर साहब के दिल में कुछ होने लगता है सरोज को देखकर। अब वहां पर देखते और कहते हैं कि माँ जी, आपकी बेटी स्वस्थ है और अब ठीक है, और दोबारा आने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब सोच रहे हैं कि ये दोबारा नहीं आएंगी तो मैं इनको कैसे देखूंगा, क्योंकि वो वाली परिस्थिति अब इन दोनों में बन चुकी थी। सरोज को इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल सरोज में खो चुके थे। उन्हें केवल हर जगह सरोज ही दिखाई देती है। इसके बाद वो दवाई दे तो देते हैं, लेकिन वो भगवान से प्रे करते हैं कि सरोज को दोबारा बुखार आ जाए और सरोज दोबारा से मेरे पास आ जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। इसके बाद सरोज अपने घर चली जाती है, और डॉक्टर साहब 4-5 दिन केवल सरोज के ख्यालों में ही खोआ रहा करते, और उनसे कोई काम भी नहीं होता है। अब डॉक्टर साहब एक करीबी दोस्त से इन बातों को शेयर करते और कहते हैं कि यार, जिस दिन से मैंने उस लड़की को देखा है,
केवल उस लड़की की तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूमती है। आखिरकार ये सब कुछ क्या है? तो वो दोस्त कहता है कि अरे भाई डॉक्टर साहब, आपको उस लड़की से प्यार हो चुका है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरी पेशेंट है, मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ। लेकिन वो दोस्त कहता है कि नहीं, जब किसी की तस्वीर बार बार आंखों के सामने आए तो समझ लेना वो आपकी प्यारी चीज है, वो आपका प्यार है, जिसके लिए शायद आपकी आंखें बहुत दिनों से किसी को तलाश कर रही थी। डॉक्टर साहब दोस्त से मिली जानकारी के ऊपर अब अपने प्यार को पाना चाहते हैं। पहले डॉक्टर साहब अपने घर जाते हैं, छुट्टी लेकर अपनी माँ को सारी बात बताते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब को पता चल चुका था कि सरोज जो थी वो काफी गरीब घर से थी। क्योंकि सरोज की माँ डॉक्टर साहब के सामने रोने लगती है, कहती है कि बेटा, मेरी बेटी को तुम 1-2 बार में ही ठीक कर दो, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास दवाइयों का भी बंद नहीं है, अगर इतने अच्छे होते तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते, लेकिन हम तो जो भी हमें कुछ बीमारी होती है तो हम सरकारी अस्पताल में ही आते हैं। अब यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो अपनी माँ से बात करते हैं, कहते हैं कि माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मेरी प्यार की बात आपको अपने पति से करनी है। यहाँ पर वो माँ कहती है कि पहले ठीक से बताओ कि आप कैसी लड़की है, कौन है। तो वो कहता है कि माँ, केवल उसका नाम जानता हूँ, सरोज उसका नाम है और वो काफ़ी गरीब घर से है, मुझे उसका और कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। जब ये बात डॉक्टर साहब की माँ सुनती है तो थोड़ी सी परेशान होती है कि बेटे ने किस लड़की से प्यार कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा हाँ, मैं ज़रूर तुम्हारे पिता से इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करूँ। रोहित की माँ रोहित के पिता से बात करती है और जैसे उसके बेटे ने उसे बताया है, ऐसे ही रोहित की माँ यहाँ पर अपने पति को बताती है। तो वो एक बार तो गुस्से में आते और कहते हैं कि बेटा, आप पहले उससे मिलते, कुछ जानते उसके बारे में, ऐसे कैसे आपको 2 नज़रों में प्यार हो गया। लेकिन रोहित कहता है अपनी नज़रें नीची कर कर कि पिताजी, मुझे उसी लड़की से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब इसके बाद जो रोहित का पिता होता है वो उस लड़की की छानबीन कराता है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति भेजता है इस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए, हॉस्पिटल के पास की ही होगी। तो करीबन 15 दिन लग जाते हैं उस लड़की का एड्रेस ढूंढने में। रोहित के पिता ने जो व्यक्ति छानबीन करने के लिए भेजा था तो वो रोहित के पिता को बताता है कि ये लोग बहुत गरीब घर से हैं, इस लड़की का पिता ऑटो चलाता है और ये लड़की पढ़ाई कर रही है। हालांकि इसका पिता इसे ऑटो चलाकर पढ़ा रहा है, लेकिन घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। हाँ, ये लड़की अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। रोहित का पिता ये बात सुनकर सारी बातें अपने बेटे के सामने रखता है, कहता है कि बेटा, प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता, वो तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे लेवल के हैं ही नहीं। आपके रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि कैसे घर में बेटे की शादी कर दी है। लेकिन रोहित अपनी नजरें नीची कर कर कहता है कि नहीं पिताजी, मुझे उससे ही शादी करनी है, आप देख लो आप क्या करोगे। अब रोहित के पास उस लड़की का घर का एड्रेस मिल जाता है और वो अपने माँ बाप से जबरदस्ती कर कर दोस्तों उस घर की लड़की के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। रोहित और रोहित के माँ बाप जब रिश्ता लेकर जाते हैं तो रोहित के माँ बाप नाक चढ़ाते हैं उस घर को देखकर, लेकिन रोहित के अंदर जितनी खुशी होती है वो मैं तो बयान नहीं कर सकती। अंदर जाते हैं तो जो रोहित है उसे देखकर जो फूलवती है वो तो पहचान लेती है और यहाँ पर सरोज भी रोहित को पहचान लेती है, लेकिन सरोज के पिता उसे नहीं पहचान पाते और वो कहते हैं कि अरे साहब, आप कहाँ ये फूल पत्ती लेकर हमारे घर में घुसे आ रहे हो, क्योंकि रोहित के हाथ में फूल होते हैं। रोहित के पास साथ एक व्यक्ति आया था जिसके हाथ में फलों की टोकरी होती है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि साहब, यहाँ पर रिश्ता करने के लिए आए हैं, आप रास्ता दीजिए, हमें अंदर जाना है। जब ये बात सरोज का पिता सुनता है तो वो हैरान हो जाता है कि भाई, हमने तो किसी से रिश्ते के बारे में बात भी नहीं की, हमारे घर कौन ऐसे रिश्ता लेकर आ गया। लेकिन वो सभी जाकर अंदर बैठ जाते हैं और रोहित का पिता कहता है कि बेटा, एक बार और सोच ले, तू देख ले, अभी सब कुछ संभल जाएगा, ये घर हमारे लायक नहीं है। लेकिन रोहित वहां पर भी जिद पड़ जाता है। उसके बाद सारी बातें रोहित अपने ससुर जी को बताता है, सरोज के पिता को। और यहाँ पर जो सरोज का पिता होता है वो घुटनों पर बैठकर कहता है कि नहीं बाबूजी, हम आपके लेवल के हैं ही नहीं, आप कहाँ और कहाँ हम, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, हमारा ये रिश्ता नहीं हो सकता और ये शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तभी जो रोहित का पिता होता है अपने बेटे के लिए बात को संभालते हुए कहता है कि हमें केवल आपकी बेटी चाहिए, हमें दान दहेज से कोई भी मतलब नहीं है, केवल आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है,
और हमारे बेटे को एक नज़र में ही ये पसंद आ गई है। क्या आप 2 बच्चों के बीच में रोड़ा बनना चाहते हो? और आपके लिए तो अच्छा है, आपकी बेटी एक अच्छे घर में और अच्छे खानदान में जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो सरोज का पिता होता है वो भी मान जाता है और ये रिश्ता पक्का हो जाता है। पक्का होने के बाद यहाँ पर सगाई हो जाती है तुरंत, क्योंकि रोहित अपने साथ अपनी पत्नी की भी, जो होने वाली पत्नी है, और अपनी भी रिंग साथ लेकर आया था, क्योंकि आज उसे अपना रिश्ता पक्का करना था। क्योंकि रोहित की रातों की नींद उड़ी हुई थी, तब से उसने सरोज को देखा है। सगाई पक्की हो जाती है, फोन पर बात हो जाती है कि किस दिन शादी है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जो सरोज का पिता है अपनी गांव की एक जमीन बेचता है, क्योंकि उसे भी कुछ दिखाना है, एक बेटी है, वो करेगा क्या। वो जमीन बेचकर एक हॉल बुक कराता है शादी के लिए। और दोस्तों, डॉक्टर साहब घोड़ी चढ़ जाते हैं। घोड़ी चढ़ने के बाद डॉक्टर साहब सरोज के द्वारे पर पहुंच जाते हैं। जब सरोज अपने मन में सोचती है तो वो हर्षाती है कि मेरी तरह खुशनसीब लड़की कोई भी इस संसार में नहीं होगी, जिसे इतना अच्छा पति मिल रहा है, वो भी सरकारी नौकरी करते हुए। इसके बाद जो दूल्हे राजा हैं डॉक्टर साहब, वो द्वारे पर आ जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं माँ बाप ने भी ये बात स्वीकार कर ली थी कि ये अब हमारे घर की बहू है। बहुत सारा सामान लेकर रोहित अपनी पत्नी के लिए पहुंचता है, और जो रोहित का पिता है वो भी अपनी समधी से गले लगता है, कहता है कि बच्चों की खुशी के सामने हमारी खुशी मायने नहीं रखती, और मुझे बहुत खुशी है, मेरे बेटे की शादी हो रही है। समधी साहब, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, जितना आपसे हो उतना ही करना, बाकी हम सब कुछ आप देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों, दूल्हे राजा अंदर पहुंच जाते हैं डॉक्टर साहब, और अपने फेरों पर बैठ जाते हैं। फेरों पर बैठने के बाद अब दुल्हन की बारी आती है, लेकिन दुल्हन को आज भी बहुत तेज बुखार था। वो किसी से कहती नहीं है, और बुखार आने के कारण अब दुल्हन की जो शरीर है वो उठने लगता है। वहां पर शोर मचने लगता है, कमरे से आवाज आती है कि दुल्हन को कुछ हो गया है। तुरंत जो रोहित की माँ होती है वहां पर पहुंचती है, फूलबती भी वहां पर पहुंचती है, जो दुल्हन की माँ है वो भी पहुंचती है, और जो दूल्हे की माँ है वो भी वहां पर पहुंचती है। डॉक्टर साहब जहां मंत्र चल रहे थे, फेरे पड़ रहे थे, वहां से खड़े होते हैं, क्योंकि दुल्हन पीछे आती है फेरों पर। डॉक्टर साहब तुरंत उस कमरे में पहुंचते हैं और अपनी उस इटती हुई पत्नी को अपनी गोद में उसका सर रखते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब देखते थे तो उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और डॉक्टर साहब जिस गाड़ी को सजा धजा कर लाए थे ना, उसी गाड़ी में अपनी उस इटती हुई पत्नी को डालते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कहाँ के फेरे, कहाँ की शादी, पीछे पीछे रोहित के माँ बाप और सरोज के माँ बाप जाते हैं। वहां पर डॉक्टर साहब अपनी पत्नी को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं और कुछ चेकअप करते हैं। दोस्तों, चेकअप के बाद पता चलता है जो सरोज है उन्हें लकवा मार जाता है, उनका बीपी ऊपर चला जाता है, और बीपी हाई होने के कारण और फीवर होने के कारण उनको लकवा मार चुका था। अब यहाँ पर पत्नी आईसीयू रूम में पड़ी हुई है, और जो डॉक्टर साहब हैं वो एक दूल्हे राजा की ड्रेस में है। और दोस्तों, पत्नी भी सजी धजी थी, हालांकि उनके गहने जेवर उतार दिए जाते हैं जब चेकअप होते हैं, लेकिन लहंगा उन्होंने पहन रखा था। अब इसके बाद जैसे ही सरोज की हालत नॉर्मल होती है, लेकिन डॉक्टर साहब को पता था कि ये बहुत दिनों में ठीक होने वाली बीमारी है। अब इसके बाद जैसे ही रोहित के माँ बाप को ये बात पता चलती है तो वो कहते हैं कि बेटा, अब तुझे हम इस लड़की से शादी नहीं करने देंगे। तो रोहित अपने माँ बाप की तरफ देखता रह जाता है, और ये बातें रोहित के जो सास ससुर बनने वाले थे, सरोज के माता पिता, वो भी सुनते हैं, और वो इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है उनकी बेटी को लकवा मार चुका है, और अब यहाँ पर उनसे कोई भी शादी नहीं करेगा सरोज से। और उन्हें ये बात एहसास होता है, तो दोनों पति पत्नी चुप एक कोने में खड़े हैं और अपनी बेटी को देख रहे हैं। बेटी को बस यही दुआ कर रहे हैं कि अब बेटी ठीक हो जाए। रोहित अपने माँ बाप की बात सुनता है। तभी रोहित ने पहली बार अपनी गर्दन अपने पिता के सामने ऊंची की है और पिता से कहा है कि पिताजी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? अगर ये लड़की मुझसे फेरे लेने के बाद इस तरह की इसकी हालत हो जाती, तो क्या जब भी आप यही बात कहते कि बेटा तुम इस लड़की के साथ अपनी शादी नहीं रख सकते, क्या मैं इसे तब भी छोड़ सकता था? कुछ पलों का अंतर था पिताजी। अगर मेरे फेरे हो जाते, मांग भर जाती, मंत्र पड़ जाते, और उसके बाद इस लड़की की ऐसी हालत हो जाती, तो क्या मैं इसको छोड़ता? मैं आज भी इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। भले ही आप लोग मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। और रोहित वहां पर एक सिंदूर की डिब्बी जो वो अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था, दोस्तों वो सिंदूर की डिब्बी निकालता है, और उससे, क्योंकि वो अपने जेब में उस डिब्बी को रख कर लाता है, एहसास उसे वहीं पर हो गया था कि उसकी पत्नी को ये बीमारी है।
उससे अपनी पत्नी की हॉस्पिटल में मांग भरता है और अपने माँ बाप से कहता है कि अपने बेटे की राजी में आपको स्वीकार करना होगा। मैं कोई गलत या बुरा काम नहीं कर रहा। अगर मैं इससे प्यार भी नहीं करता और उस वक्त भी ये काम हो जाता तो एक इंसानियत के नाते मैं इस लड़की से ही शादी करता, क्योंकि अब इस लड़की को कोई हाथ मांगेगा नहीं, कोई मांग इसकी भरेगा नहीं, और ये मेरी सपनों की परी है। मैं इसको नहीं छोड़ सकता। मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं ऐसा समाज में बिल्कुल भी संदेश नहीं दूंगा कि इतना प्यार करने वाला लड़का जब लड़की बीमार हुई तो उसे छोड़कर चला गया। दोस्तों, रोहित ने अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लिया, उसकी मांग भर दी और उसके हाथ को चूमते हुए कहता है कि सरोज, तुम्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं करनी है। तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है और मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। सरोज मूवमेंट करती है। दोस्तों, एक साइड तो उसकी बिल्कुल ही हलती नहीं है, मूवमेंट नहीं करती, लेकिन उसका एक हाथ हलता है तो वो रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। इसके बाद जो रोहित के माँ बाप होते हैं वहां से रूस कर अपने घर चले जाते हैं। रोहित कहता है अपनी पत्नी से, तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे सास ससुर है ना वो मेरे माँ बाप है, मैं उन्हें अपनी इच्छा से मना लूंगा। और दोस्तों, यहाँ से कई दिनों बाद जो रोहित की पत्नी है उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है, छुट्टी हो जाती है। तो रोहित अपनी पत्नी को गोद में उठाता है और हॉस्पिटल में भी रोज अपनी पत्नी का खास ख्याल रखा करता। और घर जैसे ही गृह प्रवेश होता है तो अपनी पत्नी को गोद में उठाकर और खुद उस चावल से भरे हुए कलश को लात मारता है और अपनी पत्नी का गृह प्रवेश कराता है। इन्हीं दिनों के बीच में उसने अपने पिता को भी मना लिया था, अपनी माँ को मना लिया था, और धीरे धीरे रोहित ने अपनी पत्नी को इस कदर ठीक कर दिया कि वो बहुत अच्छे से आज रहती है और उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। उनके 2 बच्चे हैं और गृहस्थी बहुत बढ़िया चल रही है। सरोज आज बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। हालांकि उन्हें कभी कभार दवाइयां खानी पड़ती हैं, लेकिन जो सरोज का पति डॉक्टर है वो उसका बहुत ख्याल रखता है। तो ये थी वो प्रेम कहानी जो दिल को छू गई और समाज में एक संदेश रख कर गई है कि कभी भी अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो हम उस चीज को बदल नहीं सकते। रोहित का कहना भी सही था, अगर शादी के बाद लड़की पैरालाइज होती तो क्या जब भी रोहित उसे छोड़ देता, लेकिन रोहित तो उस लड़की से सच्चा प्यार किया करता। तो दोस्तों, क्या आप रोहित के बारे में कुछ अच्छा बोलना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में रख सकते हो, और कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हर इंसान को रोहित जैसा होना चाहिए, दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। इन सभी के बीच में जो सरोज का पिता है वो अपने जमाई के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि आप डॉक्टर नहीं, आप भगवान हो। आप लोगों की जान भी बचाते हो, लेकिन आप लोगों का मान सम्मान भी करते हो और मान मर्यादा में रहते हो। आज मैंने अपनी आंखों से साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए और अपने जमाई के हाथों को चूमने लगता है। दोस्तों, कभी भी 2 परिवारों में ये समस्या नहीं आती है गरीबी और अमीरी की, और ये दोनों परिवार बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि जो सरोज है उसकी माता पिता ही हैं, उनका और कोई भाई बहन नहीं है। तो वो माँ बाप भी इस डॉक्टर के पास ही रहते हैं और डॉक्टर के माँ बाप भी वहीं पर रहते हैं, और डॉक्टर साहब अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छे से पूरे परिवार को रखते हैं। बहुत बड़ा परिवार हो गया है दोस्तों, और सभी की खुशियों का ख्याल रखा जाता है और ये परिवार एक मिसाल के कायम है। तो जैसी भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।